Hello everyone, I welcome you all in your business studies class. In our last video, we have completed our unit which was internal trade. Today, we will start our 10th unit which is international business. देखो इंटरनल बिजनेस हमने डिस्कस कर लिया कि विद इन कंट्री होता है। अब इंटरनेशनल बिजनेस क्या है? इंटरनेशनल यानी बहुत सारी नेशंस के बीच होने वाला बिजनेस। क्या आप कह सकते हो कि फॉरेन कंट्रीज के साथ जो हम बिजनेस करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस। कि मल्टीपल नेशंस के बीच में जो बिजनेस होता है उसको कहा जाता है इंटरनेशनल बिजनेस। अब कोई भी कंट्री ना अपनी सारी ज़रूरतें खुद नहीं पूरा कर सकती कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, सारा प्रोडक्शन हम खुद कर लें। कोई कंट्री किसी चीज़ में अच्छी होती है, कोई कंट्री किसी चीज़ में। जैसे कि जापान जो है वो टेक्नोलॉजी के केस में बहुत अच्छा है, तो हम टेक्नोलॉजिकल गुड्स वहाँ से जो है इंपोर्ट करते हैं। हमारा जो है वो लेबर इंटेंसिव कंट्री है कि हमारे यहाँ लेबर बहुत है, यानी लोगों को जो है वो काम करने वाली जो स्किल्ड पीपल हैं वो हैं, तो उससे जो मैनुअल प्रोडक्शन वाली चीज़ें होती हैं वो हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छे से हो पाती हैं। लाइक एग्रीकल्चर है जैसे, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड गुड्स हमारी कंट्री में काफ़ी अच्छी हैं। वीट है, टी है, पल्सेस है, कॉटन है, शुगर केन है, ये सब हमारी कंट्री की स्पेशलिटी हैं। तो इस तरह से जिस कंट्री का जिस भी चीज़ में प्रोडक्शन अच्छा होता है वो कंट्री वो गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करती है और बाकी कंट्रीज़ को वो बेच पाती है वो गुड्स। तो इसी को कहा जाता है इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस का नेचर अब क्या होगा कि इसके बारे में अगर हम नेचर या फीचर्स की बात करें कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू और मोर कंट्रीज, कि इसमें टू या उससे ज़्यादा कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं। क्लियर है ये चीज़? तो एक अकेली कंट्री तो बिजनेस कर नहीं सकती, दूसरी कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, तो टू और मोर कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। अब ये कहता है कि मैनी बेसिस होते हैं इसके। अब इसके मतलब बहुत से रीजंस हो सकते हैं। वो कहता कि हो सकता है कि किसी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज कम है, ज़्यादा हैं, कहीं लेबर अच्छी है, कहीं टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो उसके बेस पे हम जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। देन लैंग्वेज डिफरेंस होता है यहाँ पर। अब लैंग्वेज डिफरेंस से क्या मतलब है कि दूसरी कंट्रीज का लैंग्वेज जो है वो ज़रूरी नहीं है ना हिंदी हो, इंग्लिश भी बोली जाती है, कहीं कहीं फ्रेंच भी बोली जाएगी, कहीं जो है वो उर्दू भी बोली जाएगी, कहीं जो है वो कुछ और लैंग्वेज भी बोला जाएगा। तो हर कंट्री का अपना लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज की अगर आपको नॉलेज होगी तो इंटरनेशनल बिजनेस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। एंड इट इज़ मोर रिस्की। देखो अपनी कंट्री में बिजनेस करना ही जब देखो रिस्की होता है, तो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना तो और ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि आपको अपनी गुड्स दूसरी कंट्री में भेजनी है। कई बार आपको जो है वो बाय द वे ऑफ सी शिप के थ्रू भेजनी होती हैं, वहाँ पर रिस्क रहता है, इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है गुड्स का। तो मोर रिस्की है ये, जितना ज़्यादा डिस्टेंट, जितना ज़्यादा दूर आपको गुड्स का डिलीवरी करना होगा ना, डिलीवर करनी होगी, उतना ज़्यादा रिस्की हो जाएगा आपका बिजनेस करना। गवर्नमेंट का भी जो है वो इसमें इंटरवेंशन रहता है कि गवर्नमेंट से आपको जो है वो लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। आपको अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, तो गवर्नमेंट का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। और पेमेंट जो आपको करनी होती है वो फॉरेन करेंसी में करनी होती है, यानी जिस भी कंट्री से आप गुड्स ले रहे हो उनकी करेंसी में वो पेमेंट लेंगे ना। बट हमारे जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक कॉमन यूनिट बनाया हुआ है कि हम जो है वो डॉलर में पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो डॉलर है वो सबसे ज़्यादा जो है वो हाईएस्ट डिमांडिंग करेंसी है, सबसे टॉप लेवल पर स्ट्रॉन्ग करेंसी है वो, कि उसका जो प्राइस है, उसका जो वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा ही रहता है। तो इसीलिए जब भी फॉरेन बिजनेस किया जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस, तो पेमेंट हमेशा जो है वो डॉलर में की जाती है। अब हम इसके जो है वो बेनिफिट्स की बात करें कि क्या इंटरनेशनल बिजनेस के जो है वो बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो एक तो देखो फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने के लिए, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि ना देखो जो भी करेंसी ज़्यादा डिमांड पर होती है ना मार्केट में, हर कंट्री चाहती है कि मेरे पास वो करेंसी ज़्यादा हो। तो आप ऐसे तो नहीं ले सकते जब तक आप अर्न नहीं करोगे। आपका बिजनेस होगा, आप कहीं से अर्न करोगे, आपको पेमेंट रिसीव होगी, तो ही आप अर्न कर सकते हो। तो फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आप कहते हो कि मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ
रिसोर्सेस, कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस अबंडेंट हैं यानी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज का यूज़ तब हो सकता है ना जब आप उनको पूरा पूरा यूटिलाइज करो, वरना आइडल पड़े रहेंगे, फ्री पड़े रहेंगे। हमारे अब यहाँ इतनी लेबर अवेलेबल है, लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रोडक्शन इतना कर ही नहीं रहे। मैनुअल प्रोडक्शन करें, लेबर रिलेटेड प्रोडक्शन करें, जहाँ लोगों की मदद से प्रोडक्शन हो पाए, तो हमारा जो मैनुअल रिसोर्स है वो यूज़ हो पाएगा। तो किसी किसी कंट्री में कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो वो भी यूज़ हो पाएंगे अगर वो प्रोडक्शन अच्छे से करेंगे तो। देन इम्प्रूवमेंट इन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स, कि ये कहता है कि इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से जो भी रॉ मटेरियल है, मॉडर्न टेक्निक्स हैं, उनको आप जो है ना इंपोर्ट करते हो, तो जिससे क्या होता है ना, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हमारे जो हैं वो बढ़ते हैं, कि उस कंट्री में जो है वो अच्छी ग्रोथ हो पाती है, क्योंकि जो चीज़ें हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते वो हम दूसरे से जो है इंपोर्ट कर लेते हैं, और लोगों का जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ऊपर उठता है। अब अगर देखो हमारा देश दूसरे देशों के साथ बिजनेस करे ही ना, तो हमारे देश में तो बहुत से इलेक्ट्रिकल गुड्स, टेक्नोलॉजी वाली गुड्स आ ही नहीं पाएंगी, क्योंकि हम खुद तो है ही नहीं प्रोडक्शन करने के अभी जो है वो इस कैपेबिलिटी, ना ही इतनी इनोवेशन है हमारी कंट्री में। जितने भी इनोवेटिव गुड्स आप यूज़ करते हो वो कहाँ से आ रही हैं? फॉरेन कंट्रीज से। टेक्नोलॉजी मोस्टली कहाँ से आती है इन्वेंट होकर के? जापान से। कुछ मेडिसिन इन्वेंट होकर बाहर से आती हैं। तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर हमारा क्यों उठ पा रहा है? क्योंकि हम उनको इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री से। देन जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस का ना फर्म्स को जो है वो क्या बेनिफिट है, यानी जो इंडिविजुअल फर्म्स, जो ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको क्या बेनिफिट है? एक तो देखो आपको हायर प्रॉफिट मिलता है, कि अब आप अपनी गुड्स जो हैं वो बाहर की कंट्रीज में बेचोगे तो आप उनको थोड़ा ज़्यादा प्राइस पर बेच सकते हो। क्यों? क्योंकि उनको ज़रूरत है आपकी गुड्स की, तो आपको हायर प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद आप अपनी जो कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो, अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि ऐसे तो आइडल पड़े रहेंगे रिसोर्सेज। आपके पास ज़्यादा मात्रा में है, प्रोडक्शन करोगे तो रिसोर्सेज का यूज़ होगा। ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं, जैसे हमने पहले बात की कि जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो बाहर की कंट्रीज में भी आप गुडविल कमाते हो, नाम कमाते हो, जिससे ग्रोथ होती है आपके बिजनेस की। लोकल मार्केट में इतना अच्छे से आप नहीं कर पा रहे बिजनेस, तो बाहर की कंट्रीज में आपके बिजनेस का लेवल ऊंचा उठता है। और अगर डोमेस्टिक मार्केट में आपको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, डोमेस्टिक मतलब खुद की कंट्री की जो मार्केट है वहां पर आपको जो है वो कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, तो आप अपना फॉरेन मार्केट में शिफ्ट हो जाओगे अगर, तो वहाँ आप कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि वहाँ वैसे सेलर्स नहीं होंगे, वहाँ पर तो वो प्रोडक्ट कम मात्रा में अवेलेबल है, तो आप फ्रीली अपना प्रोडक्ट जो है वहाँ पर अच्छे प्राइस के ऊपर बेच सकते हो। तो उसके बाद है इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन। अब इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन का क्या मतलब है यहाँ? इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन कि अब बिजनेस जो है ना वो हम ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी गुडविल क्रिएट हो, तो वो भी तभी हो पाएगी ना जब आप अपना बड़े लेवल पर बिजनेस को लेकर के जाओगे। तो ये तो हो गए बेनिफिट्स। अब इसके स्कोप की बात कर लेते हैं कि स्कोप क्या है। स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस फर्स्ट तो है कि आप ट्रेडिंग का काम कर लो। स्कोप का मतलब है कि किस किस तरह से किया जा सकता है ट्रेड, यानी सिंपली आपने जो है मैन्युफैक्चरर नहीं करना, सेल परचेज करना है, कि आपने किसी से खरीदा, आगे आपने फॉरेन कंट्रीज में जाकर के उसको सेल कर दिया, सेल परचेज, तो वो कहलाता है ट्रेड, व्यापार। अब क्या है नेक्स्ट कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो आप। ये तो सेल परचेज था प्रोडक्ट का, हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सर्विसेज में क्या हो सकता है? बैंकिंग हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, टूरिज्म या ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो सकती है। तो ये जो सर्विसेज हैं ये आप जो है वो फॉरेन कंट्रीज में प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस। फिर है मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। अब ट्रेड में मैंने कहा था कि खरीदो और बेचो आगे। नेक्स्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप, कि मैन्युफैक्चर करके खुद बना करके फिर आप जो है वो फॉरेन कंट्रीज में बेच रहे हो, तो ये भी एक तरीका है। तो इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उसी फॉरेन कंट्री में ही लगा लेते हो, अपनी फैक्ट्री जाकर के वहीं लगाते हो। जैसे कि हमारे यहाँ MNCs वर्क करती हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज, वो अपना प्रोडक्शन यूनिट ही हमारी कंट्री में लगा लेती हैं। देन है सोर्सिंग एंड मार्केटिंग। तो यहाँ क्या है कि आप ना किसी और कंट्री में जाकर के अपना यूनिट लगाते हो, उस कंट्री में तो अपना प्रोडक्ट बेचते ही हो, अदर कंट्रीज में जाकर के भी वहीं से प्रोडक्शन किए प्रोडक्ट को आप जो है वो अदर कंट्रीज में भी बेच रहे हो।
तो ये सोर्सिंग कैसे हुआ कि आपने जहाँ लगाया है अपना यूनिट, फैक्ट्री लगाई है अपनी जहाँ, उस कंट्री के अलावा भी अदर कंट्रीज में भी आप वहीं से प्रोडक्शन किए हुए माल को जो है वो बेच रहे हो। फिर है ग्लोबल सोर्सिंग फॉर प्रोडक्शन, ये भी इसी से मिलता जुलता है। ग्लोबल सोर्सिंग में क्या है कि आपको ना जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है वो रॉ मटेरियल जो है आप किसी अदर कंट्री से मंगवा लो और फिर प्रोडक्शन करके बाकी सारी कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो। बेसिकली क्या है ना कि कंट्रीज की हेल्प ले रहे हो कि प्रोडक्शन यूनिट कहीं लगा लिया, रॉ मटेरियल कहीं और से मंगवा लिया और फिर ओवरऑल अदर कंट्रीज में हमने अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करना है। उसके बाद है हम इन्वेस्टमेंट कर दें कि या तो अपना फैक्ट्री लगा दे जाकर के दूसरी कंट्री में, या फिर किसी दूसरी कंट्री की कंपनीज में जाकर के उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करें, जिसको कहा जाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये भी एक तरीका है इंटरनेशनल बिजनेस करने का, क्योंकि उनकी कंपनी में आपने अपना पैसा लगाया, अब जैसा वो बिजनेस करेंगे वैसा वैसा इफेक्ट आपकी इन्वेस्टमेंट पर आएगा। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल बिजनेस का टॉपिक डिस्कस। नेक्स्ट जो आपके हैं इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं, तो ये आपको नहीं करना है। लास्ट बस आपको बेसिक करना है WTO के बारे में, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।